इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी किसी लंबे परिनलिका का स्वप्रेरकत्व। अब परिनलिका क्या होता है ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। यहाँ पे ये परिनलिका का एक डायग्राम बना हुआ है 3D में। ये बेलनाकार होता है, एक बेलनाकार एक इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर इस प्रकार से वायरिंग की गई होती है। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो इस करंट के फ्लो करने के कारण इस परिनलिका के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो कितना होता है, B = μ0 n × I। अब यहाँ μ0 आप लोग जानते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इस परिनलिका के एकांक लंबाई में कितने तारों के फेरे हैं वो है स्मॉल n। जैसे अगर पूरे लंबाई में कैपिटल N तार के फेरे हैं तो पर यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, n/स्मॉल l। स्मॉल l क्या है, इस परिनलिका की लंबाई है। इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले टॉपिक में हम लोग इसको कवर भी किए हैं, पर यहाँ पे हम लोगों को उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। कैसे? अब देखिए, अगर इस परिनलिका में आप जो ये देख पा रहे हैं, जो तार यहाँ पे वायरिंग की गई है, इस प्रकार से ये लपेटा गया है, ये तार में जब करंट जो फ्लो कर रहा है I, अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज हो तो इस करंट के टाइम के साथ चेंज होने के कारण इस वायर में सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना होगा। यानी फैराडे का लॉ अगर आप लगाएंगे, अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो चेंजिंग करंट dI/dt, यानी टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट इस कॉइल में, इस कुंडली में जो ये परिनलिका के ऊपर लपेटा गया है, उसमें एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस इंड्यूस्ड EMF के कारण इस परिनलिका के इस कुंडली में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लगेगा, जो पहले से इस बहने वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी परिनलिका के केस में भी यहाँ पे ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला फिनोमिना ही लागू होगा। क्लियर हो गया? तो हमें करना क्या है, हमें इसका स्वप्रेरकत्व यानी L निकालना है परिनलिका का। समझ में आया ना क्यों सेल्फ इंडक्टेंस का केस बन रहा है? क्योंकि इसमें जो लूप है, जो कुंडली है तारों की, इसमें अपने खुद के करंट के कारण एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का केस है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इस टॉपिक को, आगे आप लोगों को समझाते रहेंगे। और इसी में कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ स्मॉल l, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो इस प्रकार से ये इतना दिखाई दे रहा है, मतलब इसको आप सीधे इसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट कीजिए, और जितना पार्ट ये सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ = स्मॉल n। समझ में आया? पूरे लेंथ में हम लोग मान लेंगे कि n तार के फेरे हैं, तो पर यूनिट लेंथ में कैपिटल N/L = स्मॉल n। इसको आप लोग याद रखेंगे। इफ I ampere is the current flowing through the solenoid, then the magnetic field inside the solenoid is, ये आप लोगों को मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया, और ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, B = μ0 n × I। अब स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए कैपिटल N/L। कैपिटल N जैसा कि मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही होगा। तो मान लेते हैं नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न इज गिवन बाय, मतलब देखिए इसमें जो एक तार का फेरा है, जैसे एक तार का फेरा एक बार इसमें लपेटा गया तो उसने कितना क्रॉस सेक्शन एरिया कवर किया, A। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक बार ये जो तार लपेटा गया है एक फेरा, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, कितना फ्लक्स जुड़ेगा वो निकाल लेते हैं। फिर पूरे हम लोग परिनलिका के लिए यानी पूरे सोलेनॉइड के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। तो पहले केवल एक टर्न के लिए फ्लक्स निकालते हैं, तो φB = B × A। फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो B × A × cos थीटा आना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा ना, ये आप लोगों का आएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री आएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मान लीजिए समथिंग इस डायरेक्शन में
है। तो अब यहाँ पे अगर ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए तो एरिया का जो वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, वो इस एरिया पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और ये जो एरिया वेक्टर है ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो एंगल 0 बनेगा। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सिंपल B इंटू ए हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोग? जैसे अब इसको 3D में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा इमेजिन कीजिए, किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसके डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो अपोजिट जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है, मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिफॉर्म इधर हुआ और ये मान लीजिए इस एरिया पे हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा तो 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री बनेगा तो भी मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, भले ही माइनस आ जाए वो बात अलग है, पर मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। तो B इंटू ए, यहाँ पे B की वैल्यू रख देते हैं और ये A हो गया। अब हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो ये बताइए पूरे लंबाई में टोटल कितनी बार तार लपेटा गया है, कितनी कुंडलियां हैं, N। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो सोलेनॉइड से लिंक होगा वो फाई इक्वल टू N इंटू एक वायर, एक कुंडली द्वारा लिंक फ्लक्स, तो N इंटू फाई भी। अब यहाँ कैपिटल N से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे N स्क्वायर का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, बाकी सब फॉर्मूला उसी तरह है। अब आप लोग जानते हैं डेफिनीशन, जो सेल्फ इंडक्टेंस जो मैंने जस्ट आप लोगों को पिछले टर्न पे पढ़ाया था कि सेल्फ इंडक्टेंस और जो रिलेशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में, वो क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है I, फाई इज ए प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर हुआ? माने जितना सोलिनॉइड में जितना अधिक करंट फ्लो करेगा उस करंट के कारण उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्ट्रॉन्ग फ्लक्स डेवलप होगा। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। अब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो L आता है, यानी फाई इक्वल टू एल आई। तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बाई I। अब यहाँ पे बस आप लोगों को फाई का वैल्यू रखना है, फाई का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा और बटे में I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सोलिनॉइड का जो परिनलिका है उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस दोनों सेम है। सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में हम बोलेंगे स्वप्रेरकत्व और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। दोनों चीज़ सेम है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया, ये एक फॉर्मूला कैपिटल N के टर्म्स में, एक और फॉर्मूला स्मॉल n के टर्म्स में निकाल लीजिए। स्मॉल देखिए कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू एल, क्योंकि स्मॉल n बराबर कैपिटल N बाई एल होगा। तो यहाँ पे जब स्मॉल n के टर्म्स में फॉर्मूला निकालेंगे तो ये देखिए ये l का फैक्टर यहाँ पे एक कैंसिल होके एक l ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एक जो फॉर्मूला आया सिंपल, L इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर L इंटू ए, और इसका आप लोग जानते हैं इसका यूनिट होता है हेनरी। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ आपको पता है, म्यू नॉट आप लोग जानती ही हैं, n भी अभी आप लोगों को बता गया, L लेंथ है परिनलिका का और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सोलेनॉइड का। क्लियर हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वो जो वायर लपेटा गया है, जो कुंडली, जैसे मान लीजिए एक ये सर्किल लपेटा गया तो जितना ये एरिया कवर करेगा ये इतना पार्ट ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। हमें ये आ जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार आ जाता है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के लिए ये डेरिवेशन काफ़ी सही होता है एग्जामिनर के लिए। इसीलिए बोल देते हैं कि किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आप कैलकुलेट करिए। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, वहाँ पर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।